So today we are going to study about tuberculosis. जहाँ तक हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करें तो यहाँ पे ऑर्गेनिज्म लिखना जरूरी है। यहाँ पे हम लोग पहले लिख लेते हैं कि किस किस चीज से ट्यूबरकुलोसिस हो सकता है। सबसे पहली लाइन लिखते हैं, माइकोबैक्टीरिया आर डिवाइडेड इनटू 3 ग्रुप्स। माइकोबैक्टीरिया आर डिवाइडेड इनटू 3 ग्रुप्स। जैसा कि हम लोगों ने इंट्रोडक्शन में ही डिस्कस कर लिया था कि जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस होता है वो तो एक सिंगल बैक्टीरियम है, उसके अलावा भी कुछ और बैक्टीरिया होते हैं जो टीबी करा सकते हैं, क्लिनिकली टीबी करा सकते हैं। तो हम लोग कहते हैं माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस कॉम्प्लेक्स। लिख लेते हैं ये माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस कॉम्प्लेक्स। यहाँ पे हम 3 बैक्टीरिया की बात करेंगे जिससे क्लिनिकली रेलेवेंट टीबी हो सकती है। तो यहाँ पे फर्स्ट लिख लेते हैं जो मोस्ट कॉमन है, जिससे हम लोग सबसे ज्यादा कंसर्न होते हैं, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। ट्यूबरकुलोसिस, ठीक है, यही मोस्ट कॉमन होता है। इसके अलावा सेकंड लिख लेते हैं माइकोबैक्टीरियम बोविस। आप लोगों ने बीसीजी पढ़ा हुआ है। बीसीजी हम लोग इसी के एक स्ट्रेन जिसको बीसीजी बोलते हैं उससे आइसोलेट करते हैं, फिर उसको हम लोग एज ए वैक्सीन यूज करते हैं। लिख लीजिए बीसीजी यूज्ड एज अ वैक्सीन, वो इसी का एक स्ट्रेन होता है। इसके अलावा थर्ड एक और होता है माइकोबैक्टीरियम अफ्रीकेनम। अफ्रीका में ज्यादा प्रेवलेंट है, अफ्रीकेनम, है ना। तो ये आपका माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस कॉम्प्लेक्स हो गया। इसमें ये बैक्टीरिया आपका मोस्ट कॉमन और मोस्ट डेंजरस है। सेकंड हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पे माइकोबैक्टीरियम लेप्री। माइकोबैक्टीरियम लेप्री, ये भी इंपॉर्टेंट है, रेस्पॉन्सिबल फॉर टीबी नहीं, लेप्रेसी, रेस्पॉन्सिबल फॉर लेप्रेसी। लेप्रेसी जो स्किन और नर्वस सिस्टम की डिसीज है, आप लोग समझ रहे होंगे। तो यहाँ पे लिख लीजिए बीसीजी इम्यूनाइजेशन इसको भी प्रोटेक्ट करता है। बीसीजी इम्यूनाइजेशन इज ऑल्सो प्रोटेक्टिव। टीबी तो प्रिवेंट ही करेगा, है ना। बीइंग अ माइकोबैक्टीरिया इसके अगेंस्ट भी कुछ क्रॉस इम्यूनिटी दे देगा। प्रोटेक्टिव अगेंस्ट लेप्रेसी, लिख लीजिए देयरफॉर लेप्रेसी हैज बीन एलिमिनेटेड। लेप्रेसी, अब इसके पेशेंट बहुत कम मिलते हैं, हैज बीन ऑलमोस्ट एलिमिनेटेड, है ना। और प्लस यहाँ पे हम लोग डेप्सॉन वगैरह ट्रीटमेंट भी देते हैं, तो लेप्रेसी लगभग एलिमिनेट होने के कगार पे है। तो ये 2 हो गए आपके। इसके अलावा हमारे कुछ और होते हैं जिसको हम लोग कहते हैं नॉन ट्यूबरकुलर माइकोबैक्टीरिया। मतलब वो टीबी नहीं कराएंगे लेकिन एसिड फास्ट होंगे, तो हम उन्हें माइकोबैक्टीरिया कहते हैं, या इसी जैसे जेडन स्टेन और एलजे मीडियम में ग्रो करा सकते हैं। थर्ड लिख लेते हैं हम लोग एटिपिकल बैक्टीरिया या नॉन ट्यूबरकुलस माइकोबैक्टीरिया या माइकोबैक्टीरिया अदर देन ट्यूबरकुलोसिस। ये नाम पता होना चाहिए। सी, आप एटिपिकल माइकोबैक्टीरिया, एटिपिकल माइकोबैक्टीरिया, ठीक है। ये भी इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट्स में टीबी करा सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे इसको और क्या बोलते हो, ऑल्सो नोन एज माइकोबैक्टीरिया अदर देन ट्यूबरकुलोसिस। माइकोबैक्टीरिया अदर देन ट्यूबरकुलोसिस, इसको हम लोग शॉर्ट में मॉट बोल देते हैं, MOTT। माइकोबैक्टीरिया अदर देन ट्यूबरकुलोसिस या नॉन ट्यूबरकुलस माइकोबैक्टीरिया, नॉन ट्यूबरकुलस माइकोबैक्टीरिया। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं NTM, ठीक है। तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल बस नोट कर लीजिए नॉन ट्यूबरकुलस माइकोबैक्टीरिया में।
माइकोबैक्टीरियम एवियम इंट्रासेलुलरी, ठीक है, ये इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज में टीबी कर सकता है। एग्जाम्पल माइकोबैक्टीरियम एवियम इंट्रासेलुलर पाया जाता है, इसलिए इंट्रासेलुलरी, ठीक है, या इसको कभी कभी माइकोबैक्टीरियम एवियम भी बोल देते हैं। लिख लीजिए, कैन कॉज टीबी इन इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड, कैन कॉज टीबी इन इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज, जैसे HIV। तो जितना अभी तक हम लोगों ने पढ़ा है इसको देख लेते हैं। काफी सिंपल है कि किस ऑर्गेनिज्म से टीबी होता है, सबको पहले से पता था, बस थोड़ा सा हम लोगों ने इसको डिटेल में ले लिया है। इससे ज्यादा डिटेल की जरूरत नहीं कि बाकी माइकोबैक्टीरिया और क्या क्या डिसीज करा सकते हैं, थोड़ा बहुत स्किन की टीबी और करा सकते हैं। जहां तक बात की जाए, माइकोबैक्टीरिया डिवाइडेड इनटू 3 ग्रुप्स। जो मेन ग्रुप है दैट इज नोन एज माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस कॉम्प्लेक्स, जिसमें जो सबसे रेलेवेंट है दैट इज माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। इसके अलावा माइकोबैक्टीरियम बोविस है, जिससे हम लोग BCG प्रोड्यूस करते हैं। इसके अलावा अफ्रीकेनम है। फिर आप देख लीजिए माइकोबैक्टीरियम लेप्री है, ये लेप्रेसी कराता है ना। और उसके अलावा एटिपिकल माइकोबैक्टीरिया वो टीबी लाइक लीजन्स कराते हैं, स्किन टीबी करा सकते हैं, अल्सर्स करा सकते हैं, और एवीएम की बात किया जाए तो वो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज में टीबी भी करा सकता है या लंग फाइब्रोसिस वगैरह करा सकता है। यहाँ पे बात किया जाए लेप्रेसी, लेप्रेसी या टीबी के लिए हम लोग एक वैक्सीन प्रोड्यूस किए हैं माइकोबैक्टीरियम बोविस से, जिसका नाम है BCG। तो BCG हर माइकोबैक्टीरिया के लिए इफेक्टिव है। टीबी में एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी मतलब लंग टीबी को नहीं प्रिवेंट करता, उसके बियॉन्ड टीबी को प्रिवेंट करता है। क्योंकि ये माइकोबैक्टीरियम लेप्रा भी एक माइकोबैक्टीरिया है, तो उसके अगेंस्ट भी कुछ इम्यूनिटी रहती है, जिसकी वजह से लेप्रेसी कंट्रोल और एलिमिनेशन में काफी हेल्प मिल पाई है। तो इतना आपका बेसिक इंट्रोडक्शन हो गया। अब हम लोग देख लेते हैं कि अगर किसी को टीबी हुआ है तो किस तरीके से होता है, किस लंग को ज्यादा इफेक्ट करता है, लंग में भी किस पर्टिकुलर पोजीशन पे ये बैक्टीरिया जाके इन्वेड कर लेता है, ठीक है। तो लिख लेते हैं पैथोजेनेसिस। हम लोगों ने इसके जस्ट पहले ब्रोंकिएक्टेसिस पढ़ा है, और यहाँ पे अगर पैथोजेनेसिस की पहली चीज देखा जाए तो ये आपका ट्रैकिया बना दिया जाता है, मतलब विंड पाइप। फिर उसके बाद देखिए मैंने एक राइट ब्रोंकस बना दिया है, थोड़ा सा मैंने इसको मोटा सा बना दिया है, राइट ब्रोंकस। फिर अब एक हम लोग लेफ्ट बनाते हैं, ये हार्ट के बॉर्डर के ऊपर से इस तरह से पास होता है, और ये थोड़ा सा पतला होता है, ये आपका लेफ्ट ब्रोंकस हो गया। अब देखिए, आप देख के ही जान पा रहे होंगे कि राइट वाला थोड़ा सा शॉर्ट है, वाइड है ना, और स्ट्रेट है, लेफ्ट वाला स्ट्रेट नहीं है। अगर मान लीजिए यहाँ पे ढेर सारे माइकोबैक्टीरियम टीबी के एरोसॉल के फॉर्म में बैक्टीरिया चला गया, टीबी बैक्टीरिया, तो ज्यादातर चांस है ये बैक्टीरिया आपके राइट में ज्यादा जाए, ठीक है, क्योंकि ये वाइड है, शॉर्ट है और नैरो है। तो क्योंकि राइट ब्रोंकस वाइड, शॉर्ट और नैरो होता है, इसलिए राइट साइड में टीबी ज्यादा प्रोमिनेंट होती है या प्रेवलेंट होती है। इसके अलावा देखिए, जो एयर करंट आ रही है टीबी बैक्टीरिया लेके आ रही है, ये जाएगी कहाँ, जहां पे सबसे ज्यादा इस करंट, एयर करंट की स्पीड कम हो जाएगी, वहां बैक्टीरिया डिसलॉज हो जाएगा। तो अगर इस तरीके से हम मान लो यहाँ पे एक लंग बना देते हैं, तो देखा जाए तो जो बैक्टीरिया आएगा एयर करंट के साथ आएगा, यहाँ एयर करंट बिल्कुल स्लो हो जाएगी, तो बैक्टीरिया यहाँ पे लॉज होने के चांसेस उसके ज्यादा है, ठीक है। मतलब यहाँ पे प्लूरल मेम्ब्रेन होगी आपकी, प्लूरल मेम्ब्रेन। तो देखा जाए तो सब प्लूरल, जो आपका यहाँ पे बैक्टीरिया के लॉज हुआ है, तो यहाँ पे एक ग्रेनुलोमा बनेगा, ठीक है, जिसको हम लोग कहेंगे प्राइमरी फोकस या घोंस फोकस। तो एक तो राइट लंग में ज्यादा होगा, दूसरा राइट लंग के पेरिफेरी पे ज्यादा होगा, है ना, पेरिफेरी देखो यहाँ कहीं मैं नहीं बना रहा हूँ, मैंने इसको बनाया है पेरिफेरी पे। तो सब प्लूरल फोकस होगा, और लोअर लोब के अपर पार्ट पे होगा या अपर लोब के लोअर पार्ट पे कहीं जाके होगा, है ना। तो ये प्राइमरी कॉम्प्लेक्स की बात है, लेकिन आगे चल के ये बैक्टीरिया यहाँ मूव करके चला जाएगा, यहाँ ऑक्सीजन ज्यादा होगा, वेंटिलेशन परफ्यूजन रेशियो कहते हो आप।
तो ये एरोबिक बैक्टीरिया है। तो जब आगे जाके देखोगे तो एपेक्स पे टीबी, यहाँ पे प्राइमरी कॉम्प्लेक्स से जरूरी नहीं कि टीबी ही हो, ठीक है, या टीबी डिसीज हो, केवल इन्फेक्शन है वो, यहाँ पे आपका एपेक्स सबसे पहले इन्वॉल्व हो सकता है। हम लोग कहते हैं साइमन फोकस है, ठीक है। तो पहले यहाँ पे कुछ लाइन लिख लेते हैं, फिर दोबारा इसको समझते हैं। सबसे पहली लाइन जो सबसे इंपॉर्टेंट है, राइट ब्रोंकस इज शॉर्टर, हम लोग कंपेयर कर रहे हैं लेफ्ट ब्रोंकस से। वाइडर मतलब ज्यादा एयर आ सकती है, ज्यादा बैक्टीरिया आ सकता है, एंड स्ट्रेटर, therefore TB is more common in right lung, ठीक है। और टीबी जो बैक्टीरिया होता है वो आपका एरोबिक होता है, और लंग का जो एपेक्स होता है वहां पे ऑक्सीजन कंसंट्रेशन ज्यादा होता है, इसलिए जो टीबी होता है वो एपेक्स पे ज्यादा होता है। लिख लेते हैं, टीबी बैक्टीरिया बीइंग एन एरोबिक बैक्टीरिया, मतलब जिसको ऑक्सीजन की जरूरत होगी मेटाबॉलिज्म के लिए, एरोबिक बैक्टीरिया कॉजेस टीबी डिसीज। इन्फेक्शन की बात नहीं कर रहे, इन्फेक्शन तो प्राइमरी कॉम्प्लेक्स होगा, मोस्टली एट एपेक्स, है ना, दैट इज अपर लोब। बिकॉज O2 concentration is highest at apex। ये भी आप समझ गए होंगे। तीसरा पॉइंट ये लिखते हैं कि यहाँ पे जो बैक्टीरिया सबसे पहले पहुंचा है, यहाँ पे एक फोकस बनाएगा जिसको हम घोन्स फोकस या प्राइमरी फोकस बोलेंगे। ये एपेक्स पे नहीं होगा, ये आपका एयर करंट के साथ आ रहा है। एयर करंट यहाँ सबसे स्लो होगा, यहाँ बैक्टीरिया छोड़ देगा, बैक्टीरिया फिर यहीं पे डिवाइड करेगा, यहीं पे लॉज हो जाएगा। लिख लेते हैं, बट प्राइमरी फोकस, अभी समझाया जाएगा, प्राइमरी फोकस या घोन्स फोकस is formed mostly in upper part of lower lobe। ऐसा मैंने कभी नहीं कहा कि लेफ्ट में हो ही नहीं सकता, ज्यादा राइट में होगा। अपर पार्ट ऑफ लोअर लोब, ये भी प्राइमरी फोकस भी कहीं भी हो सकता है, लेकिन ज्यादातर अपर पार्ट ऑफ लोअर लोब होगा। एंड सब प्लूरल मतलब थोड़ा सा पेरिफ्री की तरफ चला जाएगा, सब प्लूरल पेरिफ्री इन लोकेशन, है ना। तो देख लेते हैं, ये जो 3 पॉइंट्स हम लोगों ने लिखे हैं डायग्राम में देख लेते हैं। यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं कि एयर करंट अंदर आई, धीरे धीरे इसकी स्पीड कम हुई, यहाँ आके एयर करंट की स्पीड 0 हो गई। यहाँ पे वो बैक्टीरिया छोड़ दी, ठीक है, इन्फेक्शन कराने के लिए। तो यहाँ पे आपका प्राइमरी फोकस या घोन्स फोकस बना, प्राइमरी फोकस या घोन्स फोकस। ये आपका इन्फेक्शन है, डिसीज नहीं है, इन्फेक्शन है, ठीक है। लेकिन अब यहाँ से जो बैक्टीरिया है, जहां उसको ऑक्सीजन ज्यादा मिलेगा वहां पहुंच जाएगा, तो ऊपर चला गया, है ना। तो इसको हम लोग कहते हैं साइमन फोकस, साइमन फोकस, ठीक है। और यहाँ पे जब टीबी हो जाएगा तो हम लोग कह देंगे पुल्स लीजन, ठीक है। तो जो टीबी होगा, जो डिसीज होगा, वो ऊपर ज्यादा होगा, लेकिन जो प्राइमरी कॉम्प्लेक्स या फोकस बनेगा वो नीचे ज्यादा होगा, मतलब अपर पार्ट ऑफ लोअर लोब पे, है ना। जो डिसीज होगा वो अपर पार्ट या एपेक्स पे ज्यादा होगा। और इसके पहले हम लोगों ने देखा राइट ब्रोंकस का जो विड्थ है वो लेफ्ट से कहीं ज्यादा है, राइट छोटा भी है ना। तो ऐसा नहीं कि बैक्टीरिया बीच में फंसा रह जाएगा, बैक्टीरिया एल्विलाई तक पहुंच जाएगा राइट साइड में इजिली। तो देखा जाए तो राइट साइड में ज्यादा कॉमन है। और अगर प्राइमरी कॉम्प्लेक्स की बात किया जाए तो लोअर लोब में कॉमन है, डिसीज की बात किया जाए तो एपेक्स पे ज्यादा कॉमन है। तो इतना चीजें हम लोगों ने यहाँ पे लिखा है। राइट ब्रोंकस इज शॉर्टर, वाइडर एंड स्ट्रेटर, सो दैट मोर एंड मोर बैक्टीरिया कम टू राइट साइड ऑफ लंग। यहाँ पे टीबी बैक्टीरिया बीइंग एरोबिक, एरोबिक होगा
तो जहां पे ऑक्सीजन ज्यादा मिलेगी वहां ज्यादा फ्लरिश कर सकता है। तो नीचे तो उसने केवल इन्फेक्शन कराया था, ऊपर वाले पार्ट पे वो डिसीज करा देगा। तो देयरफॉर बैक्टीरिया causes TB disease mostly at the apex, मतलब अपर लोब के आसपास, because ऑक्सीजन कंसंट्रेशन इज हाईएस्ट। प्राइमरी फोकस की बात करें या इन्फेक्शन की बात करें तो बैक्टीरिया कहाँ पे सबसे पहले लॉज हुआ, ये आपका उसी एयर करंट के साथ जाएगा, जहां एयर करंट बिल्कुल स्लो हो जाएगी वहां रुक जाएगा। ये ऐसा कुछ होगा अपर पार्ट ऑफ लोअर लोब या लोअर पार्ट ऑफ अपर लोब भी कह सकते हैं। एंड सब प्लूरल या पेरिफेरल इन लोकेशन, तो जब एयर करंट आपकी आ रही थी तो यहाँ तो इसकी स्पीड ज्यादा थी, जैसे प्लूरल मेम्ब्रेन के आसपास या प्लूरल सरफेस के आसपास पहुंची तो एयर करंट आपकी कम हो गई, तो यहाँ पे वो लॉज हो गया। ठीक है, ये बहुत ही सिंपल था कि जो बेसिक पैथोफिजियोलॉजी है, किस तरह से आपका बैक्टीरिया जाएगा और फिर लॉज हो जाएगा, फिर वहां पे ग्रेनुलोमा लाइक स्ट्रक्चर बनाएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग थोड़ा सा और डिटेल में देख लेते हैं इस चीज को। देखिए यहाँ पे आपका ट्रैकिया है, अभी मैं केवल एक लंग बना रहा हूँ, और ये वाइड आपका राइट ब्रोंकस है। चलिए यहाँ पे हम लोगों ने लंग को भी बना लिया। ठीक है, एक तरह से लाइन डायग्राम है। मैंने कह दिया कि जो भी बैक्टीरिया था आपका यहाँ से आया और इधर ज्यादा मूव किया, मूव करने के बाद इस डायरेक्शन में आया और यहाँ आके लॉज हो गया। ठीक है, अब बैक्टीरिया यहाँ लॉज होगा तो बॉडी की अपनी इम्यूनिटी भी होगी, वो चाहेगी इस बैक्टीरिया को बॉडी में और कहीं फैलने ना दिया जाए, तो अपने पहले न्यूट्रोफिल्स आएंगे रोल में, फिर लिम्फोसाइट्स आएंगे, तो धीरे धीरे इसको लिम्फोसाइट्स क्या करेंगे यहाँ पे होल्ड कर लेंगे। ठीक है, इस तरीके से तो एक तरह से देखा जाए तो अपनी जो इम्यूनिटी थी उसने जहां पे बैक्टीरिया लॉज हुआ उसको वहीं पे कन्क्वेयर कर लिया, पकड़ लिया। ठीक है, अब ये बैक्टीरिया कहीं मूव नहीं कर पा रहा है, टीबी बैक्टीरिया, लेकिन अब जो लिम्फोसाइट्स हैं यहाँ से कुछ न कुछ आपका अब क्योंकि ये लिम्फोसाइट्स या जो मैक्रोफेजेस होंगे वो लिम्फेटिक सिस्टम के पार्ट होंगे, यहाँ पे आगे चल के क्या हो जाता है, ये हाइलम होता है, जो आपका लंग का ये वाला पार्ट होता है ये हाइलम होता है। हाइलम, यहाँ से वेसल्स जाती हैं, लिम्फेटिक्स वेसल्स आती हैं, मतलब आर्टरी आएगी वेन जाएगी, लिम्फेटिक्स में भी यहाँ से जाते हैं। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो ये हाइलम कहा जाता है। अगर यहाँ पे हम लोग लेफ्ट लंग बना लें तो यहाँ से पल्मोनरी आर्टरी ब्रोंकियल आर्टरी जा रही होगी, तो ये एरिया आपका हाइलम होता है। तो हाइलम में छोटे छोटे लिम्फ नोड्स पाए जाते हैं, लेकिन अगर यही लिम्फ नोड्स टीबी का इन्फेक्शन होगा तो उनका काम बढ़ जाएगा, वहां पे हाइपरट्रॉफी होगी या हाइपरप्लेजिया होगा लिम्फेटिक सेल्स का। तो यहाँ पे जो हाइलम है यहाँ पे कुछ लिम्फ नोड्स हैं बड़े हो जाते हैं, हाइलर लिम्फ नोड एनलार्जमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे कोई शैडो हार्डली दिखेगी, लेकिन यहाँ पे बड़े बड़े लिम्फ नोड्स दिख जाएंगे। यहाँ तक बैक्टीरिया पहुंचा कैसे, तो यहाँ पे कुछ ड्रेनिंग लिम्फेटिक्स होती हैं, लिम्फेटिक्स होती हैं जिसके थ्रू बैक्टीरिया वहां पहुंचा। ठीक है, यहाँ लिख लीजिए ड्रेनिंग लिम्फेटिक्स। हर एरिया की एक लिम्फ नोड लिम्फ सप्लाई होती है। ठीक है, तो लिम्फेटिक वेसल्स होती हैं जैसे ब्लड वेसल्स होती हैं, लिम्फेटिक्स। तो अब देखो यहाँ पे जो ये आपका एक फोकस बना हुआ है इसको हम लोग कहते हैं प्राइमरी फोकस या घोन्स फोकस, प्राइमरी फोकस और घोन्स फोकस। अब देखिए घोन्स फोकस हो गया, लिम्फेटिक्स हो गए और हाइलर लिम्फ नोड्स हो गए, इन तीनों को मिला के हम लोग कहते हैं प्राइमरी कॉम्प्लेक्स ऑफ रैंकी या घोन्स कॉम्प्लेक्स। लिख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नोन एज प्राइमरी कॉम्प्लेक्स। अभी तक फोकस था, अब कॉम्प्लेक्स हो गया, प्राइमरी कॉम्प्लेक्स ऑफ रैंकी और घोन्स फोकस, सॉरी घोन्स कॉम्प्लेक्स। ठीक है, ये घोन्स कॉम्प्लेक्स है। जब हम लोग किसी सस्पेक्टेड पेशेंट का एक्सरे कराते हैं तो हमने देखना होता है घोन्स कॉम्प्लेक्स है कि नहीं है। ठीक है, फिर से देख लेते हैं। बैक्टीरिया आया और यहाँ पे लॉज हो गया, यहाँ पे लॉज हुआ तो एक फोकस बन गया जहाँ पे लिम्फोसाइट्स ने उस इन्फेक्टिव एजेंट को घेर लिया, लेकिन ये लिम्फेटिक्स के थ्रू पहुंच गया रीजनल लिम्फ नोड्स में जो कि हाइलर लिम्फ नोड्स हैं। ठीक है,
आगे चल के इन्हीं हाइलर लिम्फ नोड से, क्योंकि हर लिम्फ नोड की ब्लड सप्लाई भी होती है, अगर यहाँ पे बैक्टीरिया को कंटेन नहीं किया गया, फैगोसिटाइज या किल नहीं किया गया, तो ये आगे ब्लड में भी चले जाएंगे। तो हाइलर लिम्फ नोड से ही आगे ये ब्लड में चले जाते हैं और पूरी बॉडी में, फिर उसके बाद बॉडी में चले जाते हैं। फिर आप कहते हो कि ये हिमेटोजीनस रूट से फैलता है, मतलब ब्लड से फैलता है, हिमेटोजीनस स्प्रेड। लेकिन अगर इम्यूनिटी अच्छी होगी तो ये आगे नहीं जाएगा लिम्फ नोड्स में जो आपके टी और बी लिम्फोसाइट्स हैं इसको किल कर लेंगे, है ना। तो यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं कि सबसे पहले जो बैक्टीरिया था वो एक कॉम्प्लेक्स बनाया, ठीक है, और एक फोकस बनाया जहाँ पे लिम्फोसाइट्स ने उसको पकड़ लिया। फिर उसके बाद कुछ वहां से लिम्फेटिक्स थी जो इसको लिम्फ नोड्स तक ले गई। तो यहाँ पे पूरी तरह से हमने इस बैक्टीरिया को के इन्फेक्शन को लिमिट कर दिया। लेकिन अगर किसी के पास इम्यूनिटी अच्छी नहीं होगी, लिम्फोसाइट्स या एंटीबॉडीज उतने एडिक्वेट अमाउंट में नहीं होंगे जैसे HIV, तो आप इसको रोक नहीं पाओगे, तो ये ऊपर जाके पहुंचेगा और यहाँ पे TB करा देगा। ठीक है, लिख लेते हैं यहाँ पे, the bacteria gets lodged at periphery where lymphocytes surround the bacteria and limit its spread। तो यहाँ पे अब हम लोग देखने जा रहे हैं कि एक फोकस बनेगा जिसको हम लोग कहेंगे घूंस फोकस, ठीक है। और ये फोकस कैसा होगा, इसमें बैक्टीरिया अंदर कैसे पड़ा होगा, फिर लिम्फोसाइट्स कैसे एनसर्कल करेंगे, ये अभी देख लेंगे। वहां केजियस ग्रेनुलोमा बनेगा या केजिएटिंग ग्रेनुलोमा बनेगा। तो बैक्टीरिया यहाँ पे लॉज हो गया, ठीक है, और लिमिट करेंगे। दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज घूंस फोकस, घूंस फोकस या प्राइमरी फोकस, ठीक है। अब यहाँ से कुछ ड्रेनिंग लिम्फेटिक्स, हर एरिया से कुछ ड्रेनिंग लिम्फेटिक्स होते हैं, मतलब वहाँ की कुछ लिम्फेटिक सप्लाई भी होती है। हम लोग जानते हैं 90% ब्लड जो हार्ट को रिटर्न होता है वो वेन से होता है, 10% लिम्फेटिक से भी होता है। तो लिख लेते हैं आगे, द ड्रेनिंग लिम्फेटिक्स टेक द बैक्टीरिया to regional lymph nodes, regional lymph nodes, that is hilar lymph nodes, hilar lymph nodes which undergo hypertrophy, which undergo hypertrophy या एनलार्जमेंट। लिम्फ नोड्स बड़े हो जाएंगे क्योंकि इन्फेक्शन आया हुआ है, अब वो अपनी एक्टिविटी बढ़ाएंगे। तो कुल मिला के यहाँ पे देखा गया कि जैसे ही इन्फेक्शन हुआ, अभी डिसीज की बात नहीं हो रही है, जैसे ही इन्फेक्शन हुआ वहां पे एक फोकस बन गया, फिर ड्रेनिंग लिम्फेटिक्स की वजह से ये बैक्टीरिया लिम्फ नोड तक पहुंचा। अगर इम्यूनिटी अच्छी है तो लिम्फ नोड्स इस बैक्टीरिया को किल कर देंगे, ठीक है, आगे नहीं जाएगा। इम्यूनिटी नहीं सही होगा, ये बैक्टीरिया ब्लड में पहुंच जाएगा, ब्लड में पहुंच जाएगा तो पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ये ब्रेन टीबी मतलब मेनिंजाइटिस भी करा सकता है, एब्डोमिनल टीबी भी करा सकता है, लिम्फ नोड को इन्वॉल्व कर सकता है, कार्डियक टीबी करा सकता है, स्पाइन टीबी करा सकता है, किडनी टीबी करा सकता है, जिसको सीमेंट किडनी बोलते हो आप, ठीक है। तो यहाँ पे अब हम लोग लिख लेते हैं कि दिस कंपोजिट स्ट्रक्चर इज नोन एज घोन्स कॉम्प्लेक्स या प्राइमरी कॉम्प्लेक्स। दिस composite structure is known as घोंस, अभी तक फोकस था, अब कॉम्प्लेक्स हो गया है, या प्राइमरी कॉम्प्लेक्स। ये साइन ऑफ इन्फेक्शन है, साइन ऑफ डिसीज नहीं है। किसी की इम्यूनिटी कम सही होगी तो डिसीज करा देगा। तो यहाँ पे समरी लिख लेते हैं, छोटी सी समरी की बात किया जाए तो प्राइमरी फोकस
या घोन्स फोकस प्लस ड्रेनिंग लिम्फेटिक्स या लिम्फेटिक वेसल्स, ड्रेनिंग लिम्फ वेसल्स प्लस आपका हाइलर लिम्फ नोड्स, हाइलर लिम्फ नोड्स जो कि एनलार्ज्ड हैं, छोटे नहीं है, बड़े हो चुके हैं। इन सबको मिला के हम लोग कह देते हैं प्राइमरी कॉम्प्लेक्स या घोन्स कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स और प्राइमरी कॉम्प्लेक्स। आप लोग समझ गए होंगे। अगर इम्यूनिटी सही नहीं होगी तो इन्हीं हाइलर लिम्फ नोड से लिख लेते हैं इफ पुअर इम्यूनिटी। इसका मतलब लिम्फ नोड्स ने बैक्टीरिया को चाहे एंटीबॉडी मीडिएटेड किलिंग चाहे फैगोसाइटोसिस करके निगल के खत्म नहीं किया। अब ये पुअर इम्यूनिटी है तो बैक्टीरिया में भी हर लिम्फ नोड की ब्लड सप्लाई भी होती है, कोई भी ऐसा टिश्यू नहीं जिसकी ब्लड सप्लाई ना हो। बैक्टीरिया में एस्केप टू ब्लड, है ना। इसी को हम लोग कहते हैं कि लंग में तो आपका डायरेक्ट है ना, एनवायरमेंट से आके, लेकिन बाकी बॉडी में ब्लड के थ्रू फैलता है, लिम्फेटिक्स के थ्रू नहीं फैलता है ना। देयरफॉर spread to body is via hematogenous route, not lymphatics, not through lymphatics, राइट। अब देखिए ये स्प्रेड करेगा, बॉडी के किसी भी पार्ट में जा सकता है। अब हर बॉडी के पार्ट में टीबी का इन्फेक्शन और ग्रेनुलोमा बन सकता है, जिसको हम लोग केजेटिंग ग्रेनुलोमा कहते हैं, जिसको हम लोग कल पढ़ेंगे। तो अब यहाँ पे अगर मान लीजिए स्प्रेड हो रहा है तो कहाँ कहाँ जा सकता है थ्रू आउट द बॉडी। सबसे पहली बात करिए कि ये अपने ही अपर लोब में जा सकता है, अपर लोब। तो अपर लोब में जब पहुंचेगा तो वहां पे ये क्या कर सकता है कि वहां पे एक फोकस बनेगा, फोकस बनेगा जैसे नीचे एक फोकस बना था, इसको घोंस फोकस कहते हैं, है ना। एक फोकस बनेगा, उसको हम लोग कहते हैं साइमन फोकस, ठीक है। साइमन फोकस बढ़ता बढ़ता टीबी में कन्वर्ट हो जाएगा, तो आप कहते हो अब एपेक्स में एक लीजन बचनेगा जिसको पोल्स लीजन कहते हो, पोल्स लीजन, लीजन एट एपेक्स, ठीक है। इसके अलावा ये तो अपर लोब में चला गया, अगर उसकी इम्यूनिटी नहीं सही है, दोनों लंग में फैल गया, तो आप लोग उसको कहते हो डेसिमिन, सॉरी उसको कहते हो मिलियरी टीबी, लिख लीजिए मिलियरी टीबी। मिलियरी टीबी क्या होगा, मान लीजिए ये लंग है, ये दूसरा लंग है, यहाँ पे ढेर सारे छोटे छोटे नोड्यूल्स या कॉम्प्लेक्सेस बन जाएंगे, आप लोग कहते हो मिलियरी टीबी, लिख लीजिए। लीजन्स थ्रू आउट द लंग, लीजन्स या नोड्यूल्स थ्रू आउट, मतलब अपर लोअर लोब में कोई डिस्टिंक्शन ही नहीं रह गया, थ्रू आउट बोथ द लंग्स, ठीक है। इसके अलावा चलिए लंग को भी छोड़ दीजिए, पल्मोनरी टीबी तो हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, इसमें और भी बहुत चीजें हो सकती हैं, ठीक है, जैसे एंडोब्रोंकियल टीबी और प्लूरल इफ्यूजन हो सकता है, कैविटेशन हो सकता है, कंसोलिडेशन हो सकता है, निमोनिया हो सकता है, लंग कॉलेप्स हो सकता है, वो सब अब बाद में पढ़ेंगे, ठीक है, क्योंकि हमारा फील्ड ऑफ इंटरेस्ट लंग ही होगा। सेकेंड हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे, एक तो पल्मोनरी टीबी हो गया, दूसरा हम लोग देख लेते हैं ये ब्रेन तक पहुंच सकता है। जब ये ब्रेन तक पहुंचेगा, मान लो ये आपके दो हेमिस्फीयर हैं ब्रेन के, और ऊपर ये आपकी मेनेंजीज हैं, जो ब्रेन की कवरिंग होती है वो मेनेंजीज कहते हो आप, मेनेंजीज। तो यहाँ पे जैसे वहां पे सब प्लूरल था, ऐसे यहाँ पे एक फोकस आपका मेनेंजीज के जस्ट नीचे बन जाएगा, ठीक है। इसी को आप कहते हो रिक फोकस या रिक्स फोकस। तो ये मेनेंजीज के जस्ट नीचे बनता है, सब मेनेंजियल, है ना, फोकस। अब यहीं से ये बैक्टीरिया इधर उधर फैलेगा, तो ब्रेन में गया तो इसने एक फोकस बनाया जिसका नाम है रिक फोकस। फिर इसके बाद ये आपका मेनिंजाइटिस करा सकता है, लिख लीजिए यहाँ पे ट्यूबरकुलर मेनिंजाइटिस, ट्यूबरकुलर
वेस्कुलर मेनिंजाइटिस। मेनिंजाइटिस है ना, मेनिंजाइटिस मतलब इन्फ्लेमेशन ऑफ मेनिंजीज। मेनिंजाइटिस का मतलब एनकेफ्लाइटिस भी करा सकता है क्योंकि ब्रेन को इन्वॉल्व कर लेगा। मेनिंजाइटिस इज इक्वल टू इन्फ्लेमेशन ऑफ मेनिंजीज। चलिए ठीक है, अभी यहीं पे छोड़ देते हैं, मेनिंजाइटिस वगैरह अभी हम लोग नर्वस सिस्टम में पढ़ेंगे। ठीक है, कुल मिला के लंग में जो पहला लीजन बना था दैट वाज घोन्स फोकस या प्राइमरी फोकस। फिर उसके बाद हमने देख लिया ड्रेनिंग लिम्फेटिक्स और लिम्फ नोड को मिला के प्राइमरी कॉम्प्लेक्स ऑफ रैंकी या घोन्स कॉम्प्लेक्स। फिर हमने देखा अपर लोब पे पहुंच गया, वहां पे साइमन फोकस बनाया और छोटा सा लीजन बनाया पूल्स लीजन, या पूरे लंग में डिस्ट्रीब्यूट हो गए आपके जो बैक्टीरिया थे और उन्होंने मिलियरी टीबी बना दी। ठीक है, चलिए अब ब्रेन तक आ गया था तो यहाँ हमने रिक्स फोकस पढ़ा। मेनिंजीज के जस्ट नीचे है तो इन्फ्लेमेशन वगैरह करा सकता है, तो मेनिंजाइटिस हो गया। कैसे डायग्नोज करते हैं मेनिंजाइटिस, क्या फीचर्स होते हैं, ये हम लोग बाद में पढ़ेंगे। तीसरी चीज है कि ये एब्डोमेन में पहुंच सकता है। एब्डोमेन, तो एब्डोमेन में पहुंच जाएगा तो आपका एब्डोमिनल टीबी होगा। एब्डोमिनल टीबी, इसी को हम लोग कहते हैं कोच एब्डोमेन, COCH' कोच एब्डोमेन। ठीक है, साइंटिस्ट के नाम पे। अब देखिए अगर एब्डोमेन में पहुंचा है तो अभी तक हम लोगों ने देखा था लंग में पेरिफेरी पे इसलिए जाके रुक जाता था क्योंकि जो एयर करंट आती थी राइट साइड में वहां पे सबसे स्लो हो जाती थी। अगर हम लोग एब्डोमेन की बात करें तो जहां पे बैक्टीरिया सबसे ज्यादा देर तक स्टे करेगा वहां पे ज्यादा चांस होगा कि मल्टीप्लाई करके कोई ग्रैनुलोमा बना ले या कोई टीबी कर दे। तो अगर एब्डोमेन की बात किया जाए तो जो फूड होता है एक वॉल से, या बोलस जो होता है एक वॉल से गुजरता है, जिसको हम लोग कहते हैं इलियम और सीकम के बीच में होता है इलियोसीकल वॉल। तो जहां पे फूड ज्यादा देर तक रुकेगा वहां बैक्टीरिया को अपनी एक्टिविटी और मल्टीप्लिकेशन करने के लिए ज्यादा टाइम मिलेगा, तो वहां पे वो ग्रेनुलोमा या वहां पे वो डिसीज करा सकता है। तो लिख लेते हैं मोस्ट कॉमनली एट इलियोसीकल जंक्शन, इलियोसीकल जंक्शन। ठीक है, और टर्मिनल इलियम, टर्मिनल इलियम। देखा जाए तो जो फूड है या जो बोलस बन चुका है वो अगर वॉल से पास होगा तो वहां पे कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस उसको मिलेगा, अदरवाइज पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट की वजह से जो बोलस है वो तो आगे पास ही होता जाता है। लिख लीजिए यहाँ पे, जैसे मान लीजिए ये आपका इंटेस्टीन है ना, ये आपका इलियम है। उसके बाद यहाँ पे अब आपका एक, अब यहाँ से सीकम शुरू हो गया मान लीजिए। फिर उसके बाद रेक्टम शुरू हो गया, तो ये सीकम है आपका। ठीक है, ये इलियम है और ये सीकम है। तो यहाँ पे एक वॉल्व होता है, वॉल्व, जिसको आप कहते हो इलियोसीकल वॉल्व, सीकल वॉल्व। तो यहाँ पे फूड स्टे करेगा थोड़ी देर तक, तो इस वॉल्व के अराउंड ज्यादा टीबी हो सकता है या टर्मिनल पार्ट ऑफ इलियम में हो सकता है। इसको लिख लीजिए टर्मिनल इलियम। तो देखा जाए तो जो टीबी एब्डोमेन की होती है उसका जो मोस्ट कॉमन साइट होता है दैट इज इलियोसीकल जंक्शन या टर्मिनल इलियम। आगे वाली लाइन में सिंपली इतना लिख लेते हैं, मोस्ट कॉमन साइट इज यूजुअली टर्मिनल इलियम बिकॉज फूड stays there for लॉन्गर ड्यूरेशन। तो इसमें अगर बैक्टीरिया पहुंच जाएगा किसी भी तरीके से तो वहां पे उसको इन्फेक्शन करने के लिए ज्यादा टाइम मिल जाएगा। जितनी देर रहेगा उतना डिवाइड करके अपना नंबर बढ़ा लेगा, फिर वहां पे लिम्फोसाइट्स पहुंचेंगे, फिर वहां पे ग्रैनुलोमा बनेगा। कैसे ग्रैनुलोमा बनेगा और कैसा वाला ग्रैनुलोमा बनेगा ये सब कल पढ़ेंगे। तो यहाँ पे एब्डोमिनल टीबी हो सकता है। अब देखिए यहाँ पे हम लोग अब किस ऑर्गन पे पहुंच गए, फोर्थ पे। हो सकता है बोन के पास पहुंच जाए ये, तो बोन ट्यूबरक्लोसिस हो जाएगा। अगर ये स्पाइन में पहुंच गया
तो हम लोग कह देते हैं कि स्पाइनल ट्यूबरकुलोसिस। इसका एक नाम है, इसको हम लोग कहते हैं पॉट्स स्पाइन। पॉट्स स्पाइन, इसमें पैरालिसिस वगैरह भी हो सकती है ना। तो बोन तक पहुंच गया, पॉट्स स्पाइन हो सकता है ना। इसी टाइप से स्किन में पहुंच जाता है तो हम लोग ल्यूपस वल्गैरिस कहते हैं। ठीक है, इसी टाइप से मान लीजिए किडनी तक पहुंच गया ये, किडनी। तो किडनी में काफी फाइब्रोसिस हो जाती है और काफी हार्ड हो जाती है। देख लीजिए, बिकम्स वेरी हार्ड, देयरफॉर नोन एज सीमेंट किडनी। ये फिफ्थ है, नोन एज सीमेंट किडनी। ऐसे लग गया, सीमेंटेड हो गया, नो मोर इट इज सॉफ्ट, सीमेंट किडनी। चलिए और हम लोग देख लेते हैं, लिम्फ नोड्स तक पहुंच सकता है बॉडी में कहीं पे भी। 6 लिम्फ नोड्स। इसी प्रोसेस में कभी कभी सर्वाइकल लिम्फ नोड्स बहुत बड़े हो जाते हैं। सर्वाइकल लिम्फ नोड्स में एनलार्ज, नोन एज स्क्रोफ्लोडर्मा। स्क्रोफ्लोडर्मा, ठीक है, खूब बड़े बड़े से गले के लिम्फ नोड्स हो जाते हैं, स्क्रोफ्लोडर्मा। यहीं पे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये लिख लीजिए, आपके एमसीक्यूज में आता है कि सेकंड मोस्ट कॉमन ऑर्गन टू बी इन्वॉल्व। लोग उसमें ब्रेन और एब्डोमिनल कैविटी टिक कराते हैं, सेकंड मोस्ट कॉमन ऑर्गन इन्वॉल्व इज लिम्फ नोड। ठीक है, लिम्फेटिक सिस्टम या लिम्फ नोड, सेकंड मोस्ट कॉमन ऑर्गन involved in tuberculosis is lymph node या lymphatic system। स्किन पे भी पहुंच सकता है, जो भी आपका बैक्टीरिया है स्किन तक पहुंच सकता है। स्किन, तो स्किन में भी नॉन हीलिंग अल्सर वगैरह बना सकता है, आप कहते हो ल्यूपस वल्गैरिस। ठीक है, तो एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं, कहाँ से बैक्टीरिया चला था, क्या क्या डैमेज उसने किया और कहाँ कहाँ वो पहुंचा, देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों ने बात की कि आपका एक प्राइमरी कॉम्प्लेक्स बनेगा, सॉरी फोकस बनेगा, प्राइमरी फोकस या घोन्स फोकस हो गया। फिर उसके बाद कुछ ड्रेनिंग लिम्फ वेसल्स इसको ले जाके हाइलर लिम्फ नोड्स तक पहुंचा देंगी, वो भी और एनलार्ज हो जाएंगे, तो आप कहोगे प्राइमरी कॉम्प्लेक्स और घोन्स कॉम्प्लेक्स। फिर पुअर इम्यूनिटी होगी तो इसका हिमेटोजिनस स्प्रेड होगा, ना कि लिम्फेटोजिनस। तो हिमेटोजिनस स्प्रेड होगा तो लंग में भी स्प्रेड कर सकता है। तो ऊपर चला गया साइमन फोकस या पूल्स लीजन, पूरे लंग में डिस्ट्रीब्यूट हो गया, तो आप कह देते हो मिलियरी टीबी, जिसमें छोटे छोटे नोड्यूल्स मिलेंगे। इसके अलावा ब्रेन तक पहुंच गया, वहां रिक्स फोकस बनाया, मेनिंजाइटिस किया या मेनिंगो एनकेफ्लाइटिस कर सकता है वहां पे। एब्डोमेन पहुंचा, इलियोसिकल जंक्शन पे उसको ज्यादा मौका मिल पाया, तो यहाँ पे ज्यादा ऑफन टीबी करा सकता है, हम लोग कहते हैं कोच एब्डोमेन। फिर उसके बाद बोन तक पहुंचा, स्पाइन में हुआ तो ज्यादा सीवियर होता है, लाइफ थ्रेटनिंग होता है, पॉट्स स्पाइन कहते हैं, हो कहीं भी सकता है। किडनी की बात किया गया तो फाइब्रोसिस की वजह से काफी हार्ड हो जाती है किडनी, सीमेंट किडनी। लिम्फ नोड तक पहुंचा, स्क्रोफ्लोडर्मा। स्किन तक पहुंचा, ल्यूपस वल्गैरिस। आप लोग कुछ प्राइमरी कॉम्प्लेक्स के पिक्चर्स देख लीजिए कैसे एक्सरे पे दिखते हैं, ताकि किसी पेशेंट को अगर आप डायग्नोज कीजिए तो आपके लिए काफी इजी हो। ये आपको दो फिगर दिखा रहे हैं, ठीक है। पहले फिगर को अभी आप इसको छोड़ दीजिए, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक रफ डायग्राम है कैसे अपना ट्रैकियो ब्रोंकियल ट्री है। अब देखिए ये जो डायग्राम आप देख पा रहे हो, ये वाला, यहाँ पे ये एक छोटा सा फोकस दिख रहा है आपको, यही आपका घोन्स फोकस है। ठीक है, कैल्सिफाई हो चुका है, कल पढ़ाएंगे कुछ केसेस में। और ये देखो हाईलाइट, इधर आपको लेफ्ट साइड में कोई लिम्फ नोड नहीं दिख रहा है, लेकिन राइट साइड में यहाँ पे थोड़ा बहुत आपको उभार जैसा, प्रोजेक्शन जैसे दिख रहा है, ये एनलार्ज लिम्फ नोड्स हैं, एनलार्ज्ड हाइलर लिम्फ नोड्स। आप देख पा रहे हो राइट साइड में ही कॉमन होता है, तो मैंने जो फिगर सेलेक्ट किया है ये आपका राइट साइड का, इसको आप कह देते हो घोन्स या प्राइमरी कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो ये बहुत ही इजी डायग्राम है, ये बहुत साफ साफ आपको दिख रहा है यहाँ पे, और ये भी राइट साइड में हाइलर एनलार्जमेंट बिल्कुल साफ साफ दिख रहा है।
ऊपर इस डायग्राम में भी इन्होंने सही से बताया है। दूसरे डायग्राम को देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पे देखिए, आगे चल के कभी कभी कैविटी बन जाती है, ठीक है, कैविटेटरी लीजन्स हो सकते हैं, तो इस कैविटी को भी छोड़ दीजिए, कल पढ़ेंगे। इसके अलावा आप देख पा रहे होगे इस वाले डायग्राम में पर्टिकुलरली जो घोन्स फोकस है वो यहाँ पे है, ठीक है, एक डॉट जैसा स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, कैल्सीफाई हो गया, और ये आपके हाइलर लिम्फ नोड्स हैं, ठीक है। कुल मिला के यहीं से ड्रेनिंग लिम्फेटिक्स होते हैं। इन पूरे स्ट्रक्चर को आप फिर से कह देते हो घोन्स कॉम्प्लेक्स, ठीक है। तो आई होप अभी और भी एक्सरेज दिखाने हैं डिपेंडिंग ऑन कि कैसे कैसे और प्रेजेंट कर सकता है। इतना काफी है अभी आपके बेसिक जानकारी के लिए। सो दैट्स ऑल अबाउट बेसिक नॉलेज ऑफ ट्यूबरक्लोसिस। आप लोग चैट से